हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस श्रृंखला में आज हम आगे बढ़ते हैं और आज हम क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको सिखाने जा रहे हैं। गॉस की प्रमेय बोर्ड एग्ज़ाम में आता है कि गॉस की प्रमेय का कथन क्या है, ठीक है, और इसे सत्यापित कीजिए। बहुत ही आसान है, ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप इस लेक्चर को एक बार देख लीजिए। गॉस की प्रमेय को सिद्ध करना आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। गॉस की प्रमेय होती क्या है? गॉस की प्रमेय जो होती है वह एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, ठीक है। तो कोई मान लेते हैं कि कोई हमारे पास काल्पनिक पृष्ठ है जिसके अंदर आपका एक प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। तो आवेश है, तो आवेश क्या उत्पन्न करेगा? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। और वैद्युत क्षेत्र को हम वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। और वैद्युत बल रेखाएं किसी पृष्ठ से जितनी संख्या में बाहर निकलती हैं उन संख्या की जो माप होती है वही निरूपित करता है वैद्युत फ्लक्स को। तो यहाँ पर देखिए, वैद्युत फ्लक्स पर ही एक नियम दिया गया बंद पृष्ठ के लिए। तो गॉस ने बताया कि कोई एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र में जो काल्पनिक बंद पृष्ठ होता है उसी को हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स होता है, आपका कुल वैद्युत फ्लक्स, वो उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मान लीजिए आपके पास कोई एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है, ठीक है, उसके अंदर आपका प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। तो उस काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स आपका होगा, जिसे हम φe से लिखते हैं, वो उस आवेश का कितने गुना होगा? 1/ε0 गुना होगा। अर्थात φe बराबर Q/ε0। इसी चीज़ को आपको प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमने प्रूफ डाल दिया है। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि गॉस की प्रमेय का आपको प्रूफ कैसे करना है। इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए हम यहाँ पर एक काल्पनिक बंद पृष्ठ की रचना करेंगे। मानेंगे कि हमने एक काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लिया है। ये हमारे पास एक काल्पनिक बंद पृष्ठ है। काल्पनिक है तो पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये काल्पनिक बंद पृष्ठ है। इसके अंदर बिंदु O पर हमारे पास प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा हुआ है, ठीक है ना। और हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि प्लस क्यू से r मीटर की दूरी पर ये जो आपका काल्पनिक पृष्ठ है, इसके पृष्ठ पर एक बिंदु हमारा P है, जहाँ पर हम क्या निकाल सकते हैं? इस आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस पृष्ठ से बाहर की ओर होगी। सभी को पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो प्लस से माइनस की ओर होती है। तो इधर आपका प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा, मतलब इसकी दिशा ऐसे बाहर की ओर दिष्ट होगी, ठीक है ना। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी। इस बिंदु P के चारों ओर हम क्या करते हैं? एक अल्पांश क्षेत्रफल की रचना करते हैं। मान लेते हैं ये पूरा जो क्षेत्रफल होगा वो कैपिटल A होगा। यहाँ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल मान लेते हैं। और आपको पता है कि क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये जो मैंने अल्पांश क्षेत्रफल का कोई पृष्ठ खींचा है, मान लेते हैं इसके जो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है वो आपकी कुछ ऐसे है। इसको हम dA वेक्टर बोलेंगे। जो आपके क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा है और जो आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, इसके बीच मान लेते हैं कि कोण हमारा कितना बनता है? थीटा कोण बनता है। जो ये अल्पांश क्षेत्रफल है, इसको जब हम बिंदु O से मिलाते हैं दोनों कोणों को, तो आपको पता है कि किसी गोली पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, इस कोण को हम क्या बोलते हैं? इस कोण को हम बोलते हैं ओमेगा। चूँकि ये अल्पांश क्षेत्रफल है तो गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करेगा वो अल्पांश होगा। तो उस कोण को क्या कहते हैं? घन कोण। घन कोण को ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन ये अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा गोले के केंद्र पर कोण अंतरित हो रहा है, इसलिए मैंने डी लगा दिया। डी अल्प को व्यक्त करता है। तो अल्पांश घन कोण यहाँ पर आपका होगा, ठीक है। तो हमने बिंदु O से r मीटर की दूरी पर क्या किया था? मैंने r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P माना था, ठीक है। बिंदु O से r मीटर की दूरी पर आपका बिंदु P था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? जो ये आपका प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण r मीटर की दूरी पर स्थित क्या निकालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा भी है। तो लिखेंगे सबसे पहले कि प्लस, बाकी माना वाना आप लिख लेना। जो हमने बोला कि माना हमारे पास एक काल्पनिक पृष्ठ है, ठीक है, जिसके एक बिंदु पर प्लस क्यू कूलाम आवेश रखा है। प्लस क्यू से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है बाहर की ओर, ठीक है।
और उसके बाद हम इसके चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल की रचना करते हैं। इस पृष्ठ द्वारा जो गोले के केंद्र पर कोण अंतरित होता है इसे डी ओमेगा से व्यक्त करते हैं, जिसे घन कोण कहते हैं। इस गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा है वो क्या है, इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर है। क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच एंगल कितना बनता है, थीटा कोण बनता है। ओके, तब प्लस क्यू आवेश के कारण किस बिंदु पर निकालना है, r मीटर की दूरी पर बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से लिखते हैं। आप सभी को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। सभी को पता है। ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ से होगी, O से P की ओर। हम कह सकते हैं O से P की ओर जो होगी वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब जो ये अल्पांश क्षेत्रफल हमारे पास डीए है, ठीक है, इस अल्पांश क्षेत्रफल आपको पता है कि कोई जो काल्पनिक पृष्ठ होता है उससे जितनी भी वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ठीक है, उन वैद्युत बल रेखाओं की माप ही क्या कहलाती है, उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस अल्पांश क्षेत्रफल के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। ठीक है, फिर हम इस संपूर्ण पृष्ठ द्वारा भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो संपूर्ण पृष्ठ है ये छोटे छोटे अल्पांश क्षेत्रफल वाले टुकड़ों से मिलकर ही बना है। तो पहले एक अल्पांश क्षेत्रफल वाले टुकड़े से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लिखेंगे अल्पांश क्षेत्रफल डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे भाई, वैद्युत फ्लक्स। क्योंकि भैया सभी को पता है कि अल्पांश क्षेत्रफल तो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो भी अल्प होगा। इसको डी फाई ई से लिखेंगे। डी फाई ई बराबर सभी लोग जानते हैं ई इंटू डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, ई और डी ए के बीच का एंगल। डी ए मतलब क्षेत्रफल अल्प है इसलिए डी ए लिखा हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। समीकरण एक से आप ई का मान उठा के रख दीजिए। समीकरण 1 से क्या करने पर, ई का मान रखने पर चलिए भाई ई का मान रख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा डी फाई ई बराबर, ई का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कितना है, Q/r²। इनटू में क्या है आपका डी ए कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं। आप क्या लिखोगे, इसको लिख सकते हो डी फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों लिख सकते हो, ठीक है, और इनटू में आप लिख सकते हो डी ए कॉस थीटा/r²। मैंने आप लोगों को घन कोण की परिभाषा पढ़ाया है, आप लोग जानते हो। घन कोण की परिभाषा से मैंने आपको बताया था कि जो घन कोण डी ओमेगा होता है वो डी ए कॉस थीटा/r² के बराबर होता है, लिखोगे। परंतु घन कोण की परिभाषा से हम जानते हैं कि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कॉस थीटा बटे में कितना, r²। तो इस प्रकार यहाँ से जो गुजरने वाला अल्प वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनटू में आपका भैया क्यों है, ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, और डी ए कॉस थीटा/r² किसके बराबर हो जाएगा, डी ओमेगा। ये जो मैंने वैद्युत फ्लक्स निकाला ये अल्प पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमें इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ द्वारा, या हम कह सकते हैं संपूर्ण काल्पनिक पृष्ठ द्वारा क्या निकालना है, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। आगे लिखेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ द्वारा, किसके द्वारा, संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला क्या भाई, कुल वैद्युत फ्लक्स। तो जब हमको संपूर्ण पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे किसका, डी फाई ई का। जो अल्प पृष्ठ द्वारा वैद्युत फ्लक्स आया है इसका हम बंद समाकलन कर देंगे, ठीक है ना।
तो ये आपका हो जाएगा, देखिए डी फाई ई का मान कितना आया है, डी फाई ई का मान आया है 1/4πε0 क्यू इंटू में डी ओमेगा। समाकलन करते वक्त हम जो अचर पद होते हैं उनको बाहर कर देते हैं। डी फाई ई का समाकलन कितना हो जाएगा, सभी को पता है फाई ई होता है, डी एक्स का जैसे एक्स होता है वैसे डी फाई ई का फाई ई हो जाएगा। इसमें अचर पद हो जाएगा आपका 1/4πε0 और क्यों आपका अचर पद हो जाएगा। समाकलन किसका हो जाएगा, डी ओमेगा का हो जाएगा। बंद समाकलन कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर हम जीरो बीच में छल्ला टाइप में बना रहे हैं, ठीक है, बंद समाकलन कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका हो जाएगा फाई ई बराबर, आप देख सकते हो ये आपका हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्यों। डी ओमेगा का जो बंद समाकलन होता है वो आप लोग जानते हो घन कोण की परिभाषा में कितना होता है, 4π लिख सकते हो, चूँकि डी ओमेगा का समाकलन कितना होता है 4π, ठीक है। सिद्ध किया होगा आप लोगों ने, नहीं किया क्लास कर लीजिए, अभी भी आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। डी ओमेगा का जो समाकलन होता है वो 4π होता है, ठीक है, क्योंकि डी ए बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बराबर डी ए अपान में आर स्क्वायर होता है। तो जब समाकलन करते हैं तो 1/r² बाहर हो जाता है और डी ए का समाकलन करते हैं तो ए हो जाता है, ए होता है गोले का क्षेत्रफल, ठीक। तो ये इस प्रकार ये हो जाता है 1/r² और क्षेत्रफल होता है 4πr², गोले का r² से r² कैंसिल। तो इस प्रकार जो डी ओमेगा का समाकलन आ जाता है वो 4π आ जाता है, ठीक है। ये आप लोगों ने किया होगा घन कोण की परिभाषा में, इसे हम यहाँ पर रफ कर देते हैं। शॉर्ट में मैंने ऐसे आपको हल्का सा याद दिला दिया है। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1/4πε0 इंटू में क्यों और इंटू में 4π, 4π से 4π कैंसिल, तो फाई ई बराबर निकल के आ जाएगा क्यों अपान में ε0। क्यों क्या था, क्यों आपका आवेश था, तो इस आवेश का 1/ε0 गुना है गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ द्वारा जो परिबद्ध आपका कुल आवेश है, तो कुल आवेश आपका क्यों था उसका 1/ε0 गुना है। यही क्या है, यही भैया गॉस की प्रमेय और यही इसका गणितीय रूप है, यही गॉस की क्या है, प्रमेय, समझ गए। तो गॉस की प्रमेय सत्यापित करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, जो बिंदु आवेश आपका क्यों है इसके कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। फिर इस बिंदु पी के चारों ओर एक अल्पांश क्षेत्रफल की रचना करना है और अल्पांश क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालना है। और जब अल्पांश क्षेत्रफल द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं कर देना है, उसका समाकलन कर देना है। तो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ द्वारा गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा प्लस क्यों आवेश के कारण वो आपका आ जाएगा क्यों अपान ε0। और यही गॉस की प्रमेय में बताया गया है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स है, इस पूरे काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स है वो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना है। कोई भी बंद पृष्ठ होता है तो गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बाहर की ओर होता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, इतना याद रखिएगा। मान लीजिए भी यही क्यों आवेश आपका अंदर ना होता इस काल्पनिक पृष्ठ के, ये बाहर होता, तो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता, तो आप कहते हैं शून्य होता। क्यों, क्योंकि इस आवेश से जितनी वैद्युत बल रेखाएं इस काल्पनिक पृष्ठ से गुजरती तो जब वो अंदर प्रवेश करती तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक होता और जब इस पृष्ठ से बाहर निकलती तो उतने वैद्युत फ्लक्स धनात्मक होगा। तो कुल जो वैद्युत फ्लक्स होता वो आपका शून्य हो जाता। तो ये क्यों आवेश अगर अंदर ना होकर के बाहर होता तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, शून्य। आप ही सोचिए, यहाँ से मान लीजिए वैद्युत बल निकली, वैद्युत बल रेखाएं निकली और इस काल्पनिक पृष्ठ से दो वैद्युत बल रेखाएं अंदर प्रवेश की, तो दो प्रवेश किया तो इसका मतलब जो वैद्युत फ्लक्स होगा -2 होगा और बाहर निकली तो आपका +2 हो जाएगा। तो कुल वैद्युत फ्लक्स -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। क्यों, क्योंकि जब वैद्युत बल रेखाएं किसी काल्पनिक पृष्ठ में प्रवेश करती हैं तो वैद्युत फ्लक्स ऋणात्मक और जब पृष्ठ से बाहर निकलती हैं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, धनात्मक। समझ गए कि नहीं समझ गए। चलो फिलहाल इतनी बात हो गई। मैंने आज की क्लास में तुमको क्या बताया था, मैंने कहा था हम गॉस के प्रमेय आपको सिखाएंगे और इसका प्रूफ आपको सिखाएंगे। ये मैंने आप लोगों को एक सरल लैंग्वेज में सिखाया है, बोर्ड एग्जाम करीब है तो इसको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।